नेक्स्ट आता है रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट में। रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट में बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी वह एग्रीमेंट एंटर कर रहा है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। रिवाइज क्यों? अगर कोई भी फैक्ट चेंज हो रहे हैं, जो हमारे हमने जो एजम्पशंस लेते हैं, क्रिटिकल एजम्पशंस वो चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बोर्ड खुद से, या फिर अगर एसएससी रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट को वो क्या कर सकते हैं रिवाइज करवा सकते हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है अगर बोर्ड अगर कोई भी फॉलोइंग रीजन से, मतलब उन कंप्लायंस ऑडिट हम से पता चला कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट टाइम टू टाइम फाइल नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को, हावर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक आपको ये समझते रहना है। ये वाला सब पार्ट 1 वाले वीडियो में हो गया, राइट। पार्ट 2 वाले वीडियो में रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोविजन फॉर रोल बैक इन एपीए स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रोल बैक हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो एपीए का एग्रीमेंट होता है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, बट अगर आप चाहें तो आप लास्ट 4 ईयर्स के लिए भी इसको वैलिड करवा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कि एंटर्ड है इनटू बाय अ पर्सन ड्यूरिंग एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रेसिडेंट द फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच एपी अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू बी अंडरटेकन। मतलब बेसिकली अभी से लेके पिछले 4 साल तक का भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ज़रूरी नहीं है रोल बैक लेना। ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ रोल बैक है एनी प्रीवियस ईयर फॉलोइंग विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रेसिडेंट द फर्स्ट ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रोल बैक का है वो, ये जो रोल बैक का एग्रीमेंट है वो सेम आपको आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर सकता है या फिर मैनर बता सकता है जिससे कि आप कंप्यूट कर सकते हो आर्म लेंथ प्राइस को। ठीक है, रोल बैक एग्रीमेंट में भी यही एग्रीमेंट रहता है। बेसिकली रोल बैक मतलब ये पिछले 4 साल का है बोल के इसको रोल बैक बोलेंगे। ओके नाउ, बट यहाँ पे अपने को जो ऑप्शंस है रोल बैक प्रोविजन में एंटर करने के लिए उसके कुछ कंडीशंस हमको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी हमको रोल बैक प्रोविजन अप्लाई होगा। क्या कंडीशंस है? तो 5 कंडीशंस हैं जिसमें हमारा रोल बैक अप्लाई होगा, प्रोविजंस अप्लाई होंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो सेम होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू विच द एग्रीमेंट और अदर देन द रोल बैक प्रोविजन अप्लाइज। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा वो सिमिलर नेचर का होना चाहिए। अभी जो चल रहा है और पिछले 4 साल में है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के होने चाहिए। सेकंड है रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रिलेवेंट रोल बैक ईयर्स हैज़ बीन और इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट बिफोर द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, नॉट 139 सबसेक्शन 4 बट सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के अंदर पिछले 4 साल में जो हम रोल बैक प्रोविजन अप्लाई करेंगे उस 4 साल में हमने क्या किया, जो एसएससी है उसने रिटर्न फाइलिंग कर रखा है विद इन ड्यू डेट, दैट इज 139(1) के अंदर उसने रिटर्न फाइलिंग कर रखा है। थर्ड है कि द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कि हमको फर्निश करना पड़ता है सेक्शन नंबर 92E में, जो कि हम फर्दर अभी तक पढ़े ही नहीं है, पढ़ेंगे वो वाले रिपोर्ट्स भी हमको हमेशा हर 4 साल का मेंटेन करना है। उसके बाद बोल रहा है कि जो ये रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल द रोल बैक ईयर्स इन विच द सेट इंटरनेशनल हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल होगा पिछले 4 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि हम पिछले 1 साल के लिए पिछले 2 साल की करें। अगर रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल करवाना है तो हमको पिछले 4 साल का रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल करवाना है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था तो कैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेंट हैज़ मेड एन एप्लीकेशन सेकंड रोल बैक इन फॉर्म 3CEDA इन अकॉर्डेंस विद, तो इसमें जो एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन दिया है फॉर्म 3CEDA में जिससे कि वो रोल बैक अप्लाई होगा। तो अगेन रोल बैक अप्लाई करने की क्या क्या कंडीशन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के होने चाहिए, रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम होना चाहिए, 92E का रिपोर्ट फर्निश होना चाहिए, 3CEDA फॉर्म फुल होना चाहिए, फिल होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है कि एप्लीकेंट रिक्वेस्ट किया है रोल बैक के एप्लीकेबिलिटी के लिए और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उस साल हुआ है एंड पिछले 4 साल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि अगर हमारी जो लाइबिलिटी है, अभी हम सपोज हमारी जो लाइबिलिटी है, हम जो इनकम टैक्स पे दिखाए हैं वो 1000 करोड़ दिखाए हैं। ठीक है, एंड अगर हमारी उससे क्या हो रही है, उससे हमारा क्या हो रहा है कि रोल बैक प्रोविज़न बेसिकली देखो ट्रांसफर प्राइजेंट में हमने क्या पढ़ा है कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होने को है तो हम ट्रांसफर प्राइजेंट का प्रोविज़न अप्लाई करेंगे। अगर ट्रांसफर प्राइजेंट से हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बट अगर हमारी ट्रांसफर प्राइजेंट के प्रोविज़न से लाइबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो रही है तो जो एसएससी ने जो लाइबिलिटी ली है उसी को हम इंटैक्ट मान लेंगे। तो इस केस में भी यही है, अगर रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई करने से हमारा जो टोटल इनकम है वो रिड्यूस हो रहा है या फिर जो हमारा लॉसेस है वो इंक्रीज हो रहा है, लॉसेस इंक्रीज होंगे तो अगेन हमारी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या है,
हमको रोल बैक प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फर्स्ट केस क्या है कि कब हमको रोल बैक प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, जब भी हम आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं और वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो मतलब पेंडिंग है इन अपील बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल के बीच में, और एपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ पास एन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ सच अपील एट एनी टाइम बिफोर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये उनका सब्जेक्ट मैटर है अपील का, और वो अभी तक डिस्पोज का ऑर्डर पास कर दिया बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। तो उस केस में मतलब उन लोगों ने ही बता दिया, तो इस केस में हमारा क्या होगा, रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बिफोर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट उन्होंने डिस्पोज ऑर्डर पास कर दिया है। ओके, तो एक बार वापस से क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो, सॉरी हमारा अगर लाइबिलिटी हमारा टोटल इनकम रिड्यूस हो रहा है, हमारा लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर सब्जेक्ट मैटर है अपील का बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर पास कर दिया है ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सच अपील एट एनी टाइम बिफोर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो उस केस में रोल बैक हमारा क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। उसका ये वाला तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमको अगर रोल बैक के लिए अप्लाई करना है तो हमको फॉर्म 3CEDA में करना है, उसमें एडिशनल पेमेंट अपने को 5 लाख का करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम APA में एंटर कर रहे हैं फॉर रोल बैक प्रोविज़न, तो उसमें अगर हम रिटर्न फाइलिंग कर रखें, देखो हमारा रोल बैक का अप्लाई होगा अगर पिछले 4 साल में हम रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं विद इन ड्यू डेट, और अगर जैसे हम एंटर कर रहे हैं उससे पहले, ठीक है, ओके, जैसे हम एंटर कर रहे हैं, जैसे हम रोल बैक प्रोविज़न में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद अपने को क्या करना है, एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है। मतलब आपने जो भी रिटर्न फाइलिंग कर रखा है उस ईयर्स के लिए आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है। एंड उसके साथ जो अगर कुछ मॉडिफाइड रिटर्न मतलब फाइल करोगे तो कुछ एडिशनल टैक्स वगैरह पेमेंट किए होगे, तो उसका भी आपको प्रूफ दिखाना है। नाउ ये जो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है अपने को कब करना है, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच APA वॉज एंटर। सपोज हमारा जो APA एग्रीमेंट है हमारा एंटर हुआ है 25 जुलाई को, उसका एंड चले जाओ 31 जुलाई, एंड 31 जुलाई से विद इन 3 months तक आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर्स थे रोल बैक के लिए, उस प्रीवियस ईयर्स में जो भी आप रिटर्न फाइलिंग किए थे उसका आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइलिंग करना है। एंड अगर कोई एडिशनल टैक्स पे करना है तो उसका भी आपको पेमेंट का प्रूफ दिखाना है। ठीक है, इन केस फिर उसके बाद बोल रहा है कि इन केस यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर का जिसमें ये रोल बैक अप्लाई हो रहा है उसका असेसमेंट पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, अगर उसका असेसमेंट पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न, जिस दिन आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन उस ईयर्स के जिसमें रोल बैक प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं उस ईयर का असेसमेंट पेंडिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट कंप्लीट करेगा एज पर द एग्रीमेंट, और इसके लिए यहाँ पे हमको 1 year एक्स्ट्रा देंगे असेसमेंट के केस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मॉडिफाइड रिटर्न जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उस दिन अगर आपका असेसमेंट पेंडिंग है फॉर द ईयर्स जिसमें आपका रोल बैक प्रोविजन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो एज पर द एग्रीमेंट असेसमेंट करेगा, 1 साल एक्स्ट्रा उसको और दे देंगे। ठीक है, और जब असेसमेंट फॉर प्रीवियस ईयर टू विच APA अप्लाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर फाइलिंग, बट यहाँ पे फर्स्ट केस तो यहाँ पे क्या हमारा असेसमेंट पेंडिंग है। सेकंड केस है कि अगर आपका असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया बिफोर फाइलिंग ऑफ द मॉडिफाइड रिटर्न, तो यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो रीअसेस करेगा इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज फर्निश्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि अपन रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं 139(1) के अंदर। सपोज अभी क्या हो रहा है, रोल बैक प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। अगर रोल बैक प्रोविजन अप्लाई हो रहा है कोई भी मिड ऑफ द मंथ में, तो उसको एंड ऑफ द मंथ के विद इन 3 months, मतलब जैसे 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई से लेकर 3 months के अंदर अपने को मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है। जो भी ईयर का हमने रिटर्न फाइलिंग किया उसका मॉडिफाइड रिटर्न फाइलिंग करना है। ये जो मॉडिफाइड रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ अगर हमारा कोई भी टैक्स वगैरह एडिशनल पेमेंट हमको करना पड़ेगा तो उसका पेमेंट का हमको प्रूफ भी देना है। नाउ 2 केसेस हो सकते हैं कि ये जो हम मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किए हैं उसका असेसमेंट पहले जो हमने रिटर्न फाइल किया था पहले, फिर मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किए हैं, तो जो रिटर्न फाइल किया था उसका असेसमेंट पहले से हो चुका है, एंड सेकंड केस असेसमेंट नहीं हुआ है। इन केस असेसमेंट पहले से हो गया है तो जैसे आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ जो असेसिंग ऑफिसर है वो वापस से रीअसेस करेगा। ठीक है, जो भी इनकम होगा प्रीवियस ईयर में वापस से रीअसेस करेगा और उसके लिए उसको 1 साल दिया जाएगा। इन केस जो रिटर्न फाइलिंग किया उसका असेसमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है एंड आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया है तो आपको अगेन 1 साल मिलेगा। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट करेगा, वो जो असेसमेंट करेगा एज पर द एग्रीमेंट करेगा फिर। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे अभी CBDT के कुछ सर्कुलर्स हैं, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्मेट में है, तो मैं इसका क्रक्स ही आपको बता देती हूँ। कितने क्वेश्चंस हैं, मैं 14 क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका मैं आपको क्रक्स ही बता देती हूँ जो बहुत लंबा होगा, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे तो।
फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कंडीशंस पढ़े थे। हमने क्या कंडीशन पढ़ा था कि यहाँ पे जो 4 साल के अपने को रोल बैक प्रोविजंस लेने हैं उसमें रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए। एंड रिटर्न फाइलिंग में ऐसा आपको मेंशन क्या किया था कि ऑन ड्यू डेट होना चाहिए, दैट इज सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइज अगर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4 में फाइल कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 4 है तो वो विद इन ड्यू डेट नहीं होगा, वो बिलेटेड रिटर्न होगा। तो इस केस में तब रोल बैक प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। मतलब अगर 4 साल में रिटर्न फाइलिंग उन लोग ड्यू डेट में नहीं करके 139(4) के अंडर के हैं तो इसमें हमारा जो रोल बैक प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 दैट इज़ रिवाइज रिटर्न। और हमने पढ़ा है कि अगर हम 139(1) के अंदर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं और उसको हम रिवाइज कर रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 5 तो 139(5) रिप्लेस कर लेता है 139(1) को। मतलब कि 139(5) को हम सेम बोलेंगे कि वो विद इन ड्यू डेट ही फाइल हुए हैं। तो उस केस में क्या 139(5) के अंदर अगर हम फाइल करें तो हमारा रोल बैक प्रोविजन अप्लाई होगा क्या? येस, क्योंकि हमको पता है कि 139 सबसेक्शन 5 रिप्लेसेस सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे अगर आप 139(5) के अंदर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वैलिड होगा। बट एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि अगर हम बिलेटेड, देखो अगर हम जो रिटर्न फाइलिंग किए हैं वो 139(1) के अंदर के हैं, चलेगा। अगर हम रिटर्न फाइलिंग किए 139(4) के अंदर, नहीं चलेगा। 139(1) के अंदर फाइल किए हैं, 139(5) के अंदर अपन रिवाइज किए हैं तो अपन ये मानेंगे कि 139(5) और 139(1) सेम है तो ये चलेगा। 139(4) के अंदर हमने फाइल किया था एंड रिलेटेड रिटर्न को भी अपन रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी हम जो रिवाइज करेंगे वो 139(5) के अंदर होगा। नाउ ये रिप्लेस करेगा इसको, ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। तो इस केस में ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये केस चलेगा और ये केस चलेगा, ये दोनों केस हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही है। तो देखो 139(5) इक्वल्स टू 139(1) एंड 139(4) इज नॉट इक्वल्स टू 139(1। एंड यहाँ पे बोला कि अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया 139(4) में और उसको अगर हम डिवाइस करेंगे सेक्शन नंबर 139(5) तो उसको हम बोलेंगे कि वो बिलेटेड रिटर्न को हम रिप्लेस हो रहा है एंड देयरफॉर इसमें हमारा रोल बैक का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन में हमने अगेन वहाँ पे कंडीशन में पढ़ो। अब यहाँ पे जो कंडीशंस क्या क्या पढ़े थे अपन, फर्स्ट कंडीशन तो अपना ये रिटर्न फाइलिंग हुआ। सेकंड कंडीशन अपन ये पढ़े थे कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना वो सेम होने चाहिए। तो ना व्हाट डू यू मीन बाय सेम, ठीक है। कैसे सेम होने चाहिए तो यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे एक फार एनालिसिस होता है दैट इज फंक्शन एसेट एंड रिस्क, तो क्या वो अप्लाई होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें बोल रहे कि अगर सेम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोला है तो बेसिकली सेम नेचर का होना चाहिए या फिर सेम एसोसिएट एंटरप्राइज से वही ट्रांजेक्शन, मतलब पिछले सेम एसोसिएट एंटरप्राइज से हम वो सब ट्रांजेक्शन करें तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ वो सेम है, सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे हमने परचेज किया है या सेल किया है, सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि फार एनालिसिस है कि सारे ट्रांजेक्शन में सेम फार मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, एसेट सेम होना चाहिए, रिस्क सेम होना चाहिए। तो मटेरियली यस, मटेरियली सेम होना चाहिए। नाउ मटेरियल डिपेंड अगेन जजमेंट है, मतलब मेजर पोर्शन हाँ सेम होना चाहिए, फार एनालिसिस कुछ डिफरेंट हो सकते हैं बट बेसिकली नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। यही जस्ट एक रीड पर्पज़ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अगर मैं आपको बता रखी हूँ कि जब हमारे पास देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि आइदर हम क्या करें, अगर हम रोल बैक प्रोविज़न चूज़ करें कि नहीं करें, चूज़ करो कि नहीं करो। अगर हम चूज़ कर रहे हैं ना तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम अपने को 4 साल में कोई भी ईयर के लिए अपन चूज़ करें। अगर अपन चूज़ कर रहे हैं, अगर अपन चूज़ करें तो अपने को पूरे 4 ईयर के लिए चूज़ करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो। सपोज़ यहाँ पे थर्ड ईयर में कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप उसमें रोल बैक प्रोविजन लगाओगे कैसे, ठीक है। तो अपने ऑप्शन ये नहीं है कि अपन 4 में से कोई 2 में सेलेक्ट करें या 3 में सेलेक्ट करें। अगर अपने को करना है तो अपने को चारों के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। एंड इनकेस अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो आप वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते रोल बैक के लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ऑप्शन नहीं है टू चूज द ईयर फॉर विच इट वांट्स टू अप्लाई फॉर द रोल बैक, द एप्लीकेंट हैज टू आइदर अप्लाई फॉर ऑल द 4 years और नॉट अप्लाई एट ऑल। हाउएवर इफ द कवर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट इन अ रोल बैक ईयर और देयर इज सम डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब जिस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए वो एग्रीमेंट में एंटर किए हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उस ईयर में हो ही नहीं रहा है तो उस टाइम अपन को लेस देन 4 years में हमारा रोल बैक अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि ये रोल बैक का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो अपील है फॉर द एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, ऑर्डर डिस्पोज कर दिया है बिफोर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वो फाइनल जो कंक्लूजन है उसमें रीच हो गए हैं। देयरफॉर यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना रोल बैक प्रोविजन नहीं लग रहा है। हाउएवर अगर जो आईटेट है वो मैटर को डिसाइड नहीं करके सेट असाइड करता तो उस केस में हम इसको ले लेते हैं,
ठीक है। बट अभी क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिया, राइट, उन्होंने ऑलरेडी फाइनल कर दिया, देयरफॉर हम उसको एग्रीमेंट में नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हम अगेन ये पढ़ रहे थे कि जो रोल बैक प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा अगर वो हमारी लाइबिलिटी को, मतलब जो टोटल इनकम है उसको रिड्यूस कर रहा है या फिर हमारे जो लॉसेस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो वहाँ पे बताने जहाँ पे बेसिकली एग्जांपल से समझ लो कि अगर हमारा जो डिक्लेयर्ड इनकम में 100 है, तो अगर हम टीपीओ हमारा इनकम को एडजस्ट किया एज अ 120, मतलब हम सोच रहे हैं हमारी जो इनकम है वो 100 है, टीपीओ बोल हमारी जो इनकम है वो 120 है, तो यहाँ पे रोल बैक अप्लाई होगा। बट अगर रोल बैक अप्लाई करने से हमारा जो 120 की जगह 90 हो जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि अपन यही मान लेंगे कि हमारा जो उन्होंने जो डिक्लेयर इनकम 100 दिखाया है वही हमारा रियल इनकम है। ठीक है, 90 नहीं दिखाएंगे, रोल बैक प्रोविज़न से जो 90 हो जा रहा है उसको हम नहीं मानेंगे, हम इसको 100 ही मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि हमको रूल 10(RA) में कुछ हमको एक्शंस बताए गए हैं कि वो अगर जो एप्लीकेंट है वो एक्शंस नहीं लिया इन एनी ऑफ द रोल बैक ईयर, तो वो जो एंटायर एग्रीमेंट है उसको हम कैंसिल मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर रोल बैक प्रोविजन कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट, अगर वो जो एक्शन स्पेसिफाइड है वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो इस केस में जो एंटायर एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रोल बैक एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ देर इज अ मैप दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग फॉर ए रोल बैक ईयर, व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ APA authorities? Further, what would be the view of APA authorities if MAP has already been concluded for a rollback year? इस केस में क्या होता है पता है, मैप या रोल बैक कोई एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में मैप ऑलरेडी डन है तो वहाँ पे रोल बैक प्रोविजंस अलाउ नहीं होंगे। बट उसी ईयर में अगर कोई डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसमें मैप नहीं हुआ है या फिर अदर ईयर्स में अलाउ होंगे। सिमिलरली अगर हमारा जो मैप वाला पेंडिंग है तो इस केस में अपन आइदर मैप अप्लाई कर सकते हैं या जो रोल बैक के प्रोविजन है आइदर वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ALP डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट ईयर्स, तो येस ALP हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट जो मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ALP के लिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या कंप्लाइंस ऑडिट करना है क्या रोल बैक के लिए, तो येस, क्योंकि ये पास्ट पीरियड्स के रहते हैं तो इसको हमको सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे जो एजम्पशंस है उसको चेक करने रहते हैं कि सेम है कि नहीं, तो ये सब अपने को कंप्लाइंस ऑडिट करवाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे क्या SSC के पास ऑप्शन है कि वो बीच में विड्रॉ कर से रोल बैक, तो येस एप्लीकेशन हमको फाइल करना है इवन वाइल मेंटेनिंग, अगर मतलब हम देखो रोल बैक पिछले 4 साल के लिए है, बाकी APA अगले 5 साल के लिए है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अगले 5 साल के लिए APA में आए बट पिछले 4 साल के रोल बैक का हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। हाउएवर अगर अपने को रोल बैक रिजल्ट्स लेना है तो रोल बैक रिजल्ट्स लेने के लिए अपने को APA फॉर फ्यूचर ईयर्स तो लेना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको रोल बैक लेना है तो आपको APA लेना ही पड़ेगा, अगर आप APA ले रहे हैं तो डजंट मीन आपको रोल बैक लेना कंपलसरी है। ठीक है, उसका ये मर्जर वाला क्वेश्चन अच्छा है, दोनों मर्जर और डिमर्जर वाला क्वेश्चन तो इलस्ट्रेटिव पढ़ रहे, देखो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि A, B and C कंपनीज थी। ठीक है, A, B and C थे, 3 कंपनीज थे, तो मर्ज होकर C बन रहे हैं। नाउ C ही इसमें से जो C है वो APA में आया था, तो अभी रोल बैक किसको किसको होगा, A, B, C तीनों को होगा, C को पूरा को होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है A, B और C मर्ज होकर C बन रहे हैं और C वॉज द APA एप्लीकेंट, देन द एग्रीमेंट खाली C एंड ओनली C भी एलिजिबल होगा फॉर द रोल बैक। जो A एंड B का अंश आया है E वाले C में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर द रोल बैक, जो सिर्फ C है वही अप्लाई होगा, वही एप्लीकेबल होगा फॉर द रोल बैक। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे दे दिया है A और B मर्ज होकर C बन रहे हैं और यहाँ पे एक ने क्या किया था, रोल बैक किया था, तो यहाँ पे क्या C रोल बैक के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि A एंड B कंपनी तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ये C कंपनी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए हमारा यहाँ पे 4 ईयर का रोल बैक नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फर्दर इफ A एंड B मर्ज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी C एंड C इज द APA एप्लीकेंट देन नोबडी विल बी एलिजिबल फॉर रोल बैक प्रोविजन, क्योंकि C का एग्जिस्टेंस तो अभी आया है, पहले C का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, A और B का एग्जिस्टेंस था। ठीक है, और A एंड B हमारे रोल बैक में एप्लीकेबल नहीं, तो देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C का ही रोल बैक लगेगा, बट C का रोल बैक में पिछले ईयर्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे C का रोल बैक किसी का नहीं लगेगा। इस केस में C पहले था तो इसमें यहाँ पे C का क्या लग गया, रोल बैक लग गया। यहाँ पे तो A एंड B के केस में तो C है ही नहीं, तो यहाँ पे C का रोल बैक नहीं लगेगा। सिमिलर इस केस में डिमर्ज, यहाँ पे देखो इफ़ A हैज़ अप्लाइड फॉर और एंटर इनटू एन APA एंड सब्सिक्वेंटली वो डिमर्ज हो गया इनटू A एंड B, तो सिर्फ और सिर्फ A ही एलिजिबल होगा फॉर द रोल बैक, क्योंकि B का पहले एग्जिस्टेंस नहीं था कि जैसे पिछले 4 साल में वो रोल बैक अप्लाई कैसे करेगा। ठीक है, ओके,
इतना ये सिबिलिटी सर्कुलेशन था, मतलब बेसिकली एक जो इंपॉर्टेंट है मर्जर डीमर्जर का देख लेना, बाकी ऐसे समरी बना लो ताकि आपको पूरा देखना नहीं पड़ेगा। 139 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, वो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है 3 मंथ के एंड ऑफ द मंथ के 3 मंथ के अंदर। एंड अगर हमारे यहाँ पे जो भी हमको पेमेंट करना है उसका हमको प्रूफ बताना है, और अगर हमारा असेसमेंट या रीअसेसमेंट बचा है वो कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है ना उसको एक ऑर्डर पास करना है, ठीक है। पहले तो अपन खाली एसेस या रीअसेस कर रहे थे टोटल इनकम, अभी यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ऑर्डर पास करना है कि उसको टोटल इनकम को मॉडिफाई करना है ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, चाहे वो असेसमेंट में केस में कर रहा हो या रीअसेसमेंट के केस में कर रहा हो, बट वो एक ऑर्डर भी पास करेगा, वो हमको बेसिकली बता दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 92 CE है, 92 CE मतलब बेसिकली हम आर्म लेंथ प्राइस निकाल लिए हैं। अब अपने को एडजस्टमेंट करना है। 2 टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो बेसिकली हम आर्म लेंथ प्राइस निकाल लिए हैं, उससे अभी हमको क्या करना है, हमको हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ करनी है, मतलब जो टोटल इनकम है उसको इंक्रीज़ करना है, या फिर जो लॉसेस है, ठीक है, जो लॉसेस है उसको रिड्यूस करना एज अ केस में भी, तो उसको हम प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। एंड व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी एडजस्टमेंट? सेकेंडरी एडजस्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट होता है वो बुक वैल्यू में होता है, मतलब बेसिकली वो ये देखता है कि जो एसोसिएट एंटरप्राइज है और जो यहाँ पे हमारा एसएससी है, ठीक है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्चुअल एलोकेशंस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है वो कंसिस्टेंट इन नेचर है कि नहीं, ठीक है, वो प्राइमरी एडजस्टमेंट की बात करेंगे। और जो भी इम्बैलेंस बिटवीन कैश अकाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एडजस्टमेंट होता है। उसके यहाँ पे अपने को बता रहे हैं कि केसेस कब अपन को सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है। तो अगर आपका जो एसएससी है वो सुओ मोटो रिटर्न फाइलिंग करने टाइम अगर सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर रहा है तो चलेगा। अगर असेसिंग ऑफिसर कर रहा है और वो एसएससी एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर असेसिंग ऑफिसर कर रहा है, एसएससी खुद कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर कर रहा है, या फिर एपीए में डिसाइड हो रहा है, या फिर मैप में हो रहा है, मैप अपने पढ़े थे म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में हो रहा है, या फिर सेफ हार्बर रूल्स में हो रहा है। सेफ हार्बर रूल्स अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो सकता है। एसएससी कर रहा है, असिस्टेंट ऑफिसर कर रहा है, सेफ हार्बर रूल है, एपीए है एंड मैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट हमने किया है, प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है कि हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है या फिर हमारे जो लॉसेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, अगर वो एक्सीड नहीं कर रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, हमारी लॉसेस 1 करोड़ से ज़्यादा कम नहीं हो रही है, तो इस केस में अपने को कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं कैरी ऑन करना है। या फिर अगर हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट हमने किया है फॉर द असेसमेंट या 16-17 या उसके अर्लियर हमने अगर कोई भी प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है तो उसके लिए अपने को क्या नहीं करना है, कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोविज़न है, बेसिकली इसमें ये बोल रहा है कि जब भी हम प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब अगेन टोटल इनकम को इंक्रीज़ करना है, लॉसेस को रिड्यूस करना, तो जो भी हमारे टोटल इनकम इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम रिपार्टिएट नहीं करेंगे इंडिया में, जो भी टाइम स्पेसिफाइड है उतना में अगर अपन उसको रिपार्टिएट नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो एसएससी ने उस एसोसिएट एंटरप्राइज को क्या किया है, एडवांस दे रखा है। मतलब कि देखो अगर हमारा जो इनकम है वो एक्सीड कर रहा है 2 करोड़, वो मतलब हमारे प्राइमरी एडजस्टमेंट के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, अभी इस 2 करोड़ को एसएससी उसको रिपेट्रिएट नहीं कर रहा है इंडिया से, तो अपन ये मान लेंगे कि वो एसएससी ने उस एसोसिएट एंटरप्राइज जो कि नॉन रेसिडेंट, राइट, वो एसोसिएट एंटरप्राइज को क्या कर रखा है, उसको लोन दे रखा है 1 करोड़ का, ठीक है, और उसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा देन वो टैक्सेबल होना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी एक्सेस मनी है, ठीक है, अगर हम किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपार्टेड करवा रहे हैं गुड, या फिर अगर हम किसी भी पर्सन से विच इज़ नॉट ए रेसिडेंट इन इंडिया उससे भी करवा रहे हैं तो भी चलेगा। नाउ व्हाट इज एक्सेस मनी? एक्सेस मनी है हमारा आर्म लेंथ प्राइस माइनस जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उतना एक्सेस मनी है वो हमारा रिपार्टेड हो जाना चाहिए। इनकेस रिपार्टेड नहीं हुआ है तो उसको मान लेंगे कि वो एडवांस दे रहा है, लोन दिया है, ठीक है। एंड वो एक्सेस मनी अपन किससे, एसोसिएट एंटरप्राइज से भी रिपार्टेड करा सकते हैं, कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है उसे रिपार्टेड करवा सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे क्या पढ़े कि इसको अपने को रिपार्टेड करना है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो यहाँ पे अभी अपन टाइम लिमिट पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखो ये टेबल है, इसमें 4 कॉलम है, फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर है, सेकंड केसेस है, थर्ड में जो डेट है ना, ये डेट अपने को क्या बोल रहा है, ये डेट अपने को मतलब कि जो भी हम मनी को, जो भी एक्सेस मनी को रिपार्टेड कर रहे हैं उसको हमको इस डेट के 90 डेज़ के अंदर, ऑन और बिफोर 90 डेज़ के अंदर अपने को रिपार्टेड करना है। कॉलम वाले 3 में जो डेट है वो डेट से अपने को विद इन 90 डेज़, ऑन और बिफोर द 90
डेज फ्रॉम द डेटा गिवन इन कॉलम 3, उतना तक अपने को क्या करना है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा मनी है उसको अपने को रिपार्टेड करना है इंडिया में। एंड नाउ व्हाट इज ये 4 में हमारे अभी जो पीरियड गिवन है वो हमको उसमें द पीरियड फ्रॉम विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द एक्सेस मनी। अब यहाँ पे ये जो एक्सेस मनी है उसमें अपन इंटरेस्ट भी लेंगे, इसमें जो डिपार्टमेंट है वो अपने से इंटरेस्ट भी लेगा। तो इंटरेस्ट कब से चार्जेबल होगा वो डेट बताया है। इंटरेस्ट का रेट फर्दर बाद में पढ़ेंगे, बट पहले इंटरेस्ट का डेट कब से लगेगा इंटरेस्ट वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो है कि अगर जो प्राइमरी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब होगा, अगर ये सब प्राइमरी एडजस्टमेंट कौन कर रहा है, एसएससी कर रहा है, असिस्टेंट ऑफिसर कर रहा है, एपीए कर रहा है, सेफ हार्बर रूल्स कर रहा है, या फिर मैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो कौन कर रहा है, एसएससी सुओ मोटो कर रहा है, यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर कर रहा है, यहाँ पे एपीए कर रहा है। पहले ये 3 पढ़ते हैं। तो अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हमारा एसएससी कर रहा है तो जो ड्यू डेट है वो फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 139(1) है। दैट मीन्स जब वो सेक्शन नंबर 139(1) के अंदर रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है उसके विद इन ऑन और बिफोर 90 डेज उसको क्या करना है, उसको रिपार्टेड करवाना है। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमारा सेम डेट से लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी सेम डेट से लगने लग जाएगा एक्सेस अमाउंट में। नेक्स्ट है प्राइमरी एडजस्टमेंट, अगर ऑर्डर कौन दे रहा है, असिस्टेंट ऑफिसर दे रहा है या फिर एपीलेट अथॉरिटी दे रहा है एज एक्सेप्टेड बाय द एसएससी। तो इस केस में ड्यू डेट ऑफ द सेट ऑर्डर, जब वो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस डेट से विद इन 90 डेज ऑन और बिफोर 90 डेज, एंड इंटरेस्ट भी अपना उसी दिन से लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली असिस्टेंट ऑफिसर बोल रहे हैं कि अभी अपने को एडजस्टमेंट करने हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स अभी अपने को करने हैं। तो जब वो ऑर्डर पास करे उसके ऑन और बिफोर 90 डेज हमको क्या करना है, हमको जो एक्सेस अमाउंट है वो रिपार्टिएट करना है, मतलब बेसिकली 90 डेज का टाइम दिया जाएगा एंड इंटरेस्ट भी उसी दिन से लगने लग जाएगा। विद उतना अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी अपने को रिपार्टिएट करना है। इनकेस हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा एडवांस प्रेजेंट एग्रीमेंट डिटरमाइन कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे, तो इस सिनेरियो में 2 केसेस हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, अपन कौन सा सिनेरियो पढ़ रहे हैं, अगर एडवांस प्रेजेंट एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं और यहाँ पे जो एपीए है ना वो एंटर कब हुआ है, हमने जो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब जिस साल अपन एंटर किए हैं उस साल का रिटर्न फाइलिंग अभी तक हमने नहीं किया है। तो उस केस में क्या होगा, अपना रिपार्टेड अपने को करना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न एंड, और हमारा जो इंटरेस्ट है तब से ड्यू डेट से, जिस दिन हमने रिटर्न फाइलिंग किया तब से अपना यहाँ पे रिपार्टेड करना है और इंटरेस्ट अपना ड्यू डेट से लगेगा। समझ में आया, मतलब कि अगर अपने तक रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है और उससे पहले या उसी दिन यहाँ पे एपीए में एंटर कर रहे हैं, तो ये जो रिपार्टेड करना है ना, एपीए में एंटर कर रहे हैं नहीं, एपीए वाले डिसाइड करेंगे प्राइमरी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब ये हम रिपार्टेड कब करेंगे, जब हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे। बट यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कब से लगेगा, जिस दिन ड्यू डेट है 139(1) के हिसाब से जब आपको रिटर्न फाइलिंग करना है तब से हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा। बट आप रिपार्टेड आपको कब करना है, जिस दिन आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको 139 वो भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ द एपीए हैज़ बीन एंटर इनटू ऑन और आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, उसके बाद अपन एपीए ने डिसाइड किया कि चलो प्राइमरी एडजस्टमेंट करना है, मतलब एपीए में प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है अपना, तो यहाँ पे अपना द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए हैज़ बीन एंटर इनटू, मतलब 25 जुलाई तो 31 जुलाई को अपने को क्या करना है, रिपार्टेड करना है। उसके 90 डेज़ के अंदर अपने को रिपार्टेड करना है एंड इंटरेस्ट भी उसी दिन से लग जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपना सेफ हार्बर रूल वाला है। सेफ हार्बर रूल वाला यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है एंड ड्यू डेट, अगर वहाँ पे सेफ हार्बर रूल के हिसाब से ड्यू डेट के 90 डेज़ के अंदर अपने को रिपार्टेड करना है, इंटरेस्ट भी ड्यू डेट से लगेगा। एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर कर रहा है तो डेट ऑफ गिवन इफेक्ट बाय एओ अंडर रूल 44(h), जिस दिन हमारा एओ इफेक्ट दे रहा है उसका तब से, एंड इंटरेस्ट जो हमारा तब से लगने लग जाएगा। एक बार समरी करते हैं। सबसे पहले अपन ये पढ़ा है कि अपने को एडजस्टमेंट कब करना है, एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट इन लोग कर रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हमारा एसएससी सुओ मोटो कर रहा है, असिस्टेंट ऑफिसर कर रहा है, एपीए कर रहा है, सेफ हार्बर रूल कर रहा है या फिर मैप कर रहा है, तो उस केस में हमारा ड्यू डेट क्या होगा, कब हमको रिपार्टेड करना है हमारा जो अमाउंट है, तो 90 डेज़ ऑन और बिफोर 90 डेज़ ऑफ दिस डेट। तो डेट कब है, अगर एसएससी कर रहे हैं तो जिस दिन आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे उसका ड्यू डेट, इंटरेस्ट भी उसी दिन से, इंटरेस्ट बेसिकली उसी दिन से लग रहा है। ठीक है, प्राइमरी एडजस्टमेंट हमारा कब होगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर हमारा असिस्टेंट ऑफिसर कर रहा है तो यहाँ पे जिस दिन वो ऑर्डर दे रहे हैं इंटरेस्ट भी उसी दिन से। सेफ हार्बर रूल एपीए हो रहा है, तो अगर हम एपीए एंटर किए हैं, ठीक है, इफ एपीए हैज़ बीन एंटर इनटू बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट, बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, तो हमारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, उसके 90 डेज़ के अंदर अपने को रिपार्टेड करना है। बट यहाँ पे आपको देखो ये ड्यू डेट दिया है, तो 139(1) के अंदर जो ड्यू डेट है तब से आपका इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे अगेन ड्यू डेट के बाद अगर अपन कर रहे हैं तो जिस एंड ऑफ द मंथ जिसमें अपन एपीए में एंटर किए उस टाइम से दोनों होगा 90 डेज़ के अंदर। अगर
सेफ हार्बर रूल है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगेन हो जाएगा। अगर मैप है तो यहाँ पे जब एओ इफेक्ट करेगा तब से हमारा क्या होगा, रिपार्टेड अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट का डेट हमने देख लिया, हमको इंटरेस्ट का अमाउंट देखना है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़, अगर वो इंडियन रुपीज़ में है तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा एट द 1 year मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट ऑफ SBI एज ऑन 1st April ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। तो जो SBI का उस प्रीवियस ईयर में SBI का जो लेंडिंग रेट होगा उसमें प्लस 3.25% आपको ऐड करके आपको इंटरेस्ट पे करना है। एंड वेयर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज, तो यहाँ पे अपने को लिबॉर लेना है एज ऑन 30th September ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3% करना है, ठीक है। इंडियन में रुपीज़ में है तो अपने को SBI का लेंडिंग रेट प्लस 3.25% लेना है। एंड अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो अपने को लिबॉर लेना है 30th September का ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड इसमें 3% ऐड करना है। ये थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि मतलब एक बार पढ़ो तो हो जाएगा, जनरली इसके क्वेश्चन से आएंगे तो, और या फिर MCQ आ सकता है ड्यू डेट पूछने के लिए या डेट कब से अपने को रिपार्टेड करना है उसे पूछने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंसेप्ट है जो कि नया है, अगर अपन एक्सेस मनी को रिपार्टेड नहीं करना है तो अपने को उस पर एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर इन केस अगर एक्सेस मनी अपार्ट दे रहे हैं जो हमको रिपार्टेड करना है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में, अगर अपन नहीं कर रहे हैं तो उसके पास एक ऑप्शन है कि ठीक है तुम रिपार्टेड नहीं करो तो तुम एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो। इनकम टैक्स हमारा कितना रेट होगा 20.9664%, मतलब 18% पे लगेगा, उसमें सरचार्ज लगेगा, उसमें सेस लगेगा, इफेक्टिव रेट अपना 20.9664% रह जाएगा, ठीक है। सेस एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ में, ठीक है। अगर वो एडिशनल इनकम टैक्स पे कर रहा है तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन कंप्यूट इंटरेस्ट फ्रॉम द, अगर वो यहाँ पे वो ये 20% के हिसाब से वो इंटरेस्ट पे कर दे रहा है तो उसको अगेन सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट इन केस ही इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम इंटरेस्ट। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर वो इनकम टैक्स पे कर दे रहा है इतना % में तो उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना है, बट उसको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच एडिशनल टैक्सेस। जब तक वो एडिशनल टैक्स पे नहीं कर रहा तब तक इंटरेस्ट लगेगा, एडिशनल टैक्स पे करने के बाद उसको कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। एंड कोई भी एडिशनल टैक्स अगर वापस पे नहीं करना है, मतलब जो भी वो टैक्स पे किया उसको हम फाइनल पेमेंट मान लेंगे, फर्दर कुछ और हमको पेमेंट नहीं करना है। और कोई भी डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑन विच सच एडिशनल टैक्सेस, जो भी डिडक्शन है अंडर एनी ऑफ द चैप्टर वो एप्लीकेबल नहीं होगा जब वो इनकम टैक्स वाला पे करेगा, ठीक है। तो मैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट तक वाला रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अपन प्राइमरी एडजस्टमेंट में अपने को इनकम टैक्स इंक्रीज करना है या फिर लाइबिलिटी लॉसेस को डिक्रीज करना है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज करते हैं, मतलब जो एक्चुअल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है वो बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज और एसएससी कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देखते हैं। उसके बाद केसेस जहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारा जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है खुद एसएससी कर रहा है, एसएससी ऑफिसर कर रहा है, एपीएम में एंटर हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, सेफ हार्बर रूल से हो रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे मैप की वजह से हो रहा है। बट अगर हमारा जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, या फिर हमारा जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट या सेक्शन 17 से पहले का है या सेक्शन 17 का है तो अपने को सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद जो भी एक्सेस मनी मतलब जो भी आर्म लेंथ प्राइस है माइनस जो भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है उसको अपने को रिपार्टेड कर लेना है प्रिस्क्राइब टाइम में, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा है प्रिस्क्राइब टाइम में तो अपन ऐसा मानेंगे कि जो एसएससी है उसने लोन दे रखा है एसोसिएट एंटरप्राइज को, ठीक है। अब ये रिपार्टेड हम उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से कर सकते हैं, कोई भी पर्सन जो कि रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ड्यू डेट्स हैं, जो डेट्स है उसके 90 डेज़ के अंदर ऑन बिफोर 90 डेज अपने को रिपार्टेड कर लेना है, ठीक है। इनकेस अपन यहाँ पे फिर इंटरेस्ट भी का लगेगा, अगर रुपीज़ डिनोमिनेटेड है तो एसबीआई का लैंडिंग रेट प्लस हमारा 3.25%, एंड इनकेस वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो लिबॉर का रेट ऑन 30th September प्लस हमारा 3% है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पास अगर तुम रिपार्टेड नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ऑप्शन है कि तुम एडिशनल इनकम टैक्स पे करो, जो भी एडिशनल इनकम टैक्स पे करोगे उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एंड जो रेट है वो 20.9664 है, दैट इज 18% प्लस 12% प्लस 4% है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाँ उसके बाद यहाँ पे जो भी आप उसको हम फाइनल पेमेंट मान लेंगे और कोई फर्दर अपने को पेमेंट नहीं करना है, ये ऑप्शन है, आइदर तुम रिपार्टेड करो या फिर तुम इनकम टैक्स पे करो। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 92D में, दैट इज रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करना है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए अपने को ये पढ़ना है सेक्शन नंबर 92D। ओके,
तो यहाँ पे अपने को सेक्शन नंबर 92D में कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने रहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ट्रांसफ़र प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन अपने को मेंटेन करना रहता है। बेसिकली जो भी आर्म लेंथ प्राइस उन लोग कैसे उस आर्म लेंथ उन लोग जो ट्रांजेक्शन जिस अमाउंट में किए वो कैसे उस अमाउंट में पहुँचे या क्या आर्म लेंथ प्राइस है वो डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे सबको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। ट्रांसफर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन टू रिव्यू ट्रांसफर प्राइस एंड अरेंजमेंट फॉर ट्रांजेक्शन जो कि टेक प्लेस हो रहा है बिटवीन डिफरेंट एसोसिएट एंटरप्राइज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ताकि हम आर्म लेंथ प्राइस मतलब जो फेयर प्राइस है उस ट्रांजेक्शन का उसको हम डिटरमाइन कर सकें। ठीक है। तो कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कीपिंग एंड मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन नंबर 92D किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज करता है, जो भी बंदा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ है, जो भी एंटरप्राइज हो एंटर इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो उनको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रखना है एज प्रिस्क्राइब बाय CBDT। ठीक है। उसके साथ अगर एक कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है इंटरनेशनल ग्रुप के तो उनको भी मेंटेन करना है प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप, भले ही वो वेदर और नॉट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के पार्ट हुए हैं। मतलब कंस्टिट्यूएंट एंटिटी मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज पेरेंट कंपनी है और उसके फिर उसके होल्डिंग उसके सब्सिडरी कंपनी है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अगर जो ग्रुप एंटिटीज़ होती है राइट, उसमें से जो एक एंटिटी को हम कंस्टिट्यूएंट एंटिटी बोल सकते हैं और वेदर और नॉट वो उसके साथ हम लोग सपोज यहाँ पे क्या रहे हैं A, B एंड C, A एंड B इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर किए हैं तो यहाँ पे हमारा B भी हमारा कंस्टिट्यूएंट एंटिटी हो सकता है, C भी हो सकता है। बट यहाँ पे C के साथ अपन एंटर नहीं किया कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, देन ऑल्सो यहाँ पे जो है ना उसको वो कोई भी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप उसको भी क्या करना रहता है, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इट्स नॉट मतलब उसको मेंटेन करना है irrespective of fact whether or not any international transaction is undertaken by such constituent entity। ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी कैप्चर्ड मेंटेन फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड बाद में 8 ईयर्स आएगा, बताऊंगी आपको। यहाँ पे उसके बाद बोल रहे हैं कि जो असिस्टेंट ऑफिसर है या और जो कमिश्नर अपील्स है वो इन कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे याद देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका पेनल्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है या फिर जो कमिश्नर अपील्स है वो क्या कर सकता है, वो कोई भी मतलब एक नोटिस भेज सकता है किसी भी पर्सन को मतलब जिसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और वो कुछ भी प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है ना, वो पर्सन को या वो एंटरप्राइज को विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ सच नोटिस उसको वो भेजना है। ठीक है। तो जो भी मांगेगा वो उसको सबमिट करना है। और ये जो रिक्वेजिशन पीरियड है मे ऑन रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 days बाय द असिस्टेंट ऑफिसर और कमिश्नर अपील्स। सबसे पहले कमिश्नर अपील्स या फिर जो असिस्टेंट ऑफिसर है नोटिस भेज सकते हैं, अदर बुक्स अकाउंट्स मंगवा सकते हैं और उनको विद इन 30 days देना है। हाउएवर उसको 30 days के लिए फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, बट जो एक्सटेंशन होगा वो भी 30 days के लिए होगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा। नाउ क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनको मेंटेन करना है एंड कीप करना है बेसिकली रूल में बताया है। तो सारे जो यहाँ पे उनको डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर है SSC का, मतलब किनका कितना कौन से एंटरप्राइज में कितना कितना शेयर है, वैसे बेसिकली ओनरशिप स्ट्रक्चर बताना है। उसके बाद प्रोफाइल है मल्टीनेशनल ग्रुप का, क्या प्रोफाइल है मतलब उनका नेम, एड्रेस, लीगल स्टेटस, कंट्री जिसमें वो रेसिडेंस है, ये सब इन्फॉर्मेशन देना है। फिर बोर्ड डिस्क्रिप्शन देना है कि किस टाइप का बिजनेस करते हैं, किस इंडस्ट्री में वो फॉल करते हैं, ये देना है। नेचर एंड टर्म्स क्या क्या मतलब इंटरनेशनल मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस नेचर का हुआ है, प्राइस कैसे डिटरमाइन किए हैं, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, रिस्क एज्यूम क्या है, क्या एसेट एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो सब, उनका इकोनॉमिक एंड मार्केट एनालिसिस क्या, उनका बजट क्या, उनका फोरकास्ट या अदर फाइनेंशियल एस्टिमेट्स। ठीक है। वो भी अपने को सबमिट करना है। अ रिकॉर्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन टेकन इनटू अकाउंट फॉर एनालाइजिंग द कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस टू इवैल्यूएट कंपैरेटिवली। फिर डिसीजन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड जो कि उन लोग यूज़ किए फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, एक्चुअल वर्किंग जो वो कैरी ऑन किए हैं फॉर डिटरमाइनिंग आर्म लेंथ प्राइस, उनका एजम्पशंस क्या है, उनका पॉलिसीज़ क्या है, उनका प्राइस नेगोशिएशन क्या है, क्या एडजस्टमेंट्स वो एंटर किए हैं या कोई ऐसा अदर इन्फॉर्मेशन। इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही 3-4 याद कर लो। ओनरशिप है, प्रोफाइल है, बोर्ड डिस्क्रिप्शन, नेचर है, फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किया, इकोनॉमिक मार्केट एनालिसिस है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आर्म लेंथ प्राइस का मेथड आ जाएगा, एजम्पशंस आ जाएंगे, एक्चुअल वर्किंग आ जाएंगे, डिटेल ऑफ एडजस्टमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। हाउएवर आपको यहाँ पे एक लिमिटेशन दिया गया है कि आपका अगर जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आप जो एंटर किए हो उसका अगर जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो ये सब जो ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट नहीं करना है। भले ही उसके बाद आपको ये भी बताया है कि ठीक है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं सबमिट करना है, बट स्टिल आपको रेगुलर जो मतलब
मतलब जो रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो मेंटेन करना ही है. इवन इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज लेस देन 1 करोड़, एसएससी विल हैव टू मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस टू शो दैट द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विद एसोसिएट एंटरप्राइज आर ऑन द बेसिस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस. ये सब इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने को इतना इन्फॉर्मेशन तब भी रखना है कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज वो आर्म लेंथ प्राइस में हुआ है, वेदर और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट कि वो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसका जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 1 करोड़ है. अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कम है तो ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट अपने को थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन तब भी चाहिए. ठीक है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है? ऑफिशियल पब्लिकेशंस, रिपोर्ट स्टडीज़, रिपोर्ट ऑफ मार्केट स्टडीज़, प्राइस पब्लिकेशंस, पब्लिश्ड अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट क्रिएट करना है. एंड मैंने आपको बताया था कि जो अबव इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 8 साल के अंदर तक उनको वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना है. ठीक है. ओके. उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आ जाओगे. एसएससी ऑफिसर का क्या पावर है? एसएससी ऑफिसर का पावर है कि वो टोटल इनकम ऑफ द एसएससी को रिकम्प्यूट कर सकता है, एंड जो भी बाद में वो डिफरेंसेस आया उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आपका जो टोटल इनकम एसएससी ने डिक्लेयर किया 7 लाख, एसएससी ऑफिसर ने वापस कैलकुलेट किया, डिक्लेयर किया 9 लाख, तो जो 2 लाख का डिफरेंसेस आया उसमें कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर 6A में कोई भी एग्जेम्पशन है वो आप उसमें नहीं ले सकते हैं. ठीक है. तो इतना ही 92D में पढ़ना बहुत ही सफिशिएंट है. मैं फिर से बता देती हूँ 92D में क्या करना है. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना है. किसको रखना है? जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आ रहा है या फिर कंस्टिट्यूएंट एंटिटी को भी रखना है. 8 साल तक रखना फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. एसेसिंग ऑफिसर या जो कमिश्नर अपील है वो नोटिस मंगवा के और बुक्स ऑफ अकाउंट्स से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं. आपको विदिन 30 days फर्नेस करना है, प्लस 30 days एक्सटेंड हो सकता है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन करना है, बट अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 1 करोड़ से कम है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से कम है, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करना है. हाउएवर अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू लेस देन 1 करोड़, स्टिल आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन रखना है जिससे कि अपन आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर सकें बिटवीन जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ATS वाला है, यहाँ पे पावर ऑफ एसेसिंग ऑफिसर हमने पढ़ लिया है. ठीक है. तो ये वाला हमारा हो गया सेक्शन नंबर 92D डॉक्यूमेंट्स. अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 92A. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब करंट ईयर में कोई भी पर्सन अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उनको एक रिपोर्ट ऑब्टेन करना है. किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट ऑब्टेन करना है, और उनको उनको सबमिट करना है. और ये जो रिपोर्ट होगा उसका जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर 3CEB में करना है. याद करो, रिटर्न फाइल एंड इनकम में एक जगह पर अपन पढ़े थे कि अगर हमारा जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का रिपोर्ट रहता है तो अपने को 30 नवंबर में ऑफ द असेसमेंट ईयर हमारा ड्यू डेट रहता है. तो वो इसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, 3CEB की रिपोर्ट में ही बात कर रहा है. ये आपको 30 नवंबर में देना रहता है. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एवरी पर्सन जो कि एंटर हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको रिपोर्ट ऑब्टेन करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से. फॉर्म नंबर है क्या है? 3CEB है. ठीक है. इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें ये रहेगा कि रिक्वायर्स ऑडिटर टू स्टेट दैट ही हैज़ एग्जामिन्ड द अकाउंट्स, उसने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर लिया है. एंड ही हैज़ ऑल्सो गिवन, उसने अपना ओपिनियन दे दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे ठीक से संभाल के रखा है, और जो भी एनेक्सम में मांगेगा, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टेट ऑन किया एनेक्सम में, वो ट्रू एंड करेक्ट है. ठीक है. तो बेसिकली नॉर्मल हमारे ऑडिट वाले पॉइंट्स हैं कि जो ऑडिटर है उसने एग्जामिन कर लिया है, उसने ओपिनियन दे दिए है, एंड ट्रू एंड करेक्ट है एनेक्सम में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है. बट यहाँ पे जो बेसिकली एनेक्सम में 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसएससी मांगा, जैसे हमारा फॉर्म 3CB था ना, उसमें भी पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में हम एसएससी के नाम, एड्रेस, पैन, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब पढ़े थे, वैसे ही है वो करना है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम में जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स बने होंगे, वो सेकेंड पार्ट ऑफ एन एग्जाम में जाएगा. ठीक है. एंड यहाँ पे ये देखो 92E वाला जो मैंने 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ये बताया वही है. क्लियर है. तो 92E क्लियर है. अब इसके पेनल्टीज़ पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. ये वाला आपको बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स हम पढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 270A में बोल रहा है अगर हम रिपोर्ट फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बताए थे, डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्लियर है. तो विच द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 अप्लाइज और कंस्टिट्यूट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अपन रिपोर्ट नहीं किए कोई सा भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपन एंटर किए हैं एसोसिएट एंटरप्राइज में, ठीक है, और वो हम उसको मतलब उसको शो नहीं किया, उसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया,
तो उसको वो हमारा मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम आ जाएगा और अपने को इसमें जो पेनल्टी लगेगी वो 200% ऑफ द टैक्स पेबल और अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक है, अंडर रिपोर्टेड इनकम में जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं तो जितना अंडर रिपोर्टेड है, ठीक है, सपोज 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है वो हम दिखाई नहीं, तो वो 1 करोड़ में हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो टैक्स लगेगा उसमें 200% अपने को पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। उसके बाद 92E में जो अपने को रिपोर्ट चाहिए, अगर वो अपन रिपोर्ट फर्निश नहीं कर रहे हैं तो अपने को जो फाइन लगेगा वो ₹1 लाख का फाइन लग जाएगा। दैट इज 271BA। सेक्शन नंबर याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे तो। सेक्शन नंबर 271G में क्या बोल रहा है, अगर आप फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 30 डे, यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है या फिर जो कमिश्नर अपील्स में है वो विदिन 30 एक नोटिस भेजेंगे एंड विदिन 30 डेज वो मांगेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप ये फर्निश नहीं कर रहे हैं विदिन 30 डेज एंड 30 डेज के बाद फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंडेड हो जाएगा, ठीक है, 30 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, वो 30 डेज से फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, तो विदिन उतना में अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हैं तो जो पेनल्टी लगेगा वो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर ईच फेल्योर्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, अब 271AA ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली फेलियर टू कीप एनी मेंटेन एनी सच डॉक्यूमेंट्स, 92D में आपको इन्फॉर्मेशन रखने के लिए बोल रहे हैं, आप रख नहीं रहे हैं, या फिर आप फेलियर टू रिपोर्ट सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, या फिर आप मेंटेन कर रहे हैं, आप एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लग जाएगा। एंड यहाँ पे जो पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 271AA है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसका, ठीक है, आपने रिपोर्ट मेंटेन नहीं किया तो लगेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका 271AA लगेगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये लग गया तो आपका यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है, and if the SSC proves that there was a reasonable cause for the failure, no penalty would be levied under section number 271BA, 271G एंड 271AA। तो यहाँ पे अगर वो बता दे कि सफिशिएंट रीज़न से मैंने रिपोर्ट फाइल नहीं किया, सफिशिएंट रीज़न से मतलब मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इनकरेक्ट है, या फिर मेरे को 30 डेज सफिशिएंट रीज़न हो गया कि मैं नहीं दे पाया 30 डेज़ के अंदर, तो यहाँ पे अगेन आपका पेनल्टी नहीं लगेगा, बट 270 ये वाला में तो आपको लगेगा ही अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए हैं और आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। समझ में आया? ओके, अभी इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 92D पढ़ लिया एंड देन हमने 92E पढ़ लिया एंड देन पेनल्टीज पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री टू कंट्री रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है OECD रिपोर्ट में, मतलब जो भी आर्टिकल 13 ऑफ, यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 92D रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने 92D पढ़ के हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एज पर OECD रिपोर्ट्स भी अपने को एक रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो बेसिकली 3 टाइप के रिपोर्ट होते हैं, एक मास्टर फाइल होता है, एक लोकल फाइल होता है, एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अपना एजेंडा क्या है कि ये रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एक टेम्पलेट रहता है जिसमें हम कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा कितना इनकम हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, टैक्सेस पेड एंड अदर एंड, मतलब बेसिकली कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। मतलब सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका एक हिस्सा आपका इंडिया में है, एक आपका US में है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया में है, एक आपका फ्रांस में है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो आपको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करना है। इंडिया में आपका कितना इनकम हो रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना आप टैक्स पे कर रहे हो, US में कितना हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कितना हो रहा है, फ्रांस में कितना हो रहा है, ये सब आपको पूरा डिटेल्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको बताया है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट में, तो यहाँ पे जो CBC रिपोर्ट होता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट में, उसको कौन सबमिट करेगा, जो पेरेंट एंटिटी है ना। ठीक है, जो पेरेंट एंटिटी है वो सबमिट करेगा। कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं, उसका जो पेरेंट एंटिटी होता है वो प्रिस्क्राइब मतलब जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है उसका, उसमें वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सबमिट करेगा। ठीक है, उसको एनुअली बताना है, द हैव टू रिपोर्ट एनुअली एंड फॉर ईच टैक्स ड्यूरेशन इन विच, मतलब जहाँ जहाँ पे वो बिजनेस करते हैं एनुअली उनको बताना है कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, कितना प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हो रहा है, मतलब PBIT EBIT बोलते हैं, सॉरी इनकम बिफोर टैक्स EBT या PBT, या फिर कितना इनकम टैक्स पे है या फिर आपका एक्रू हो रहा है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेल्स बताने हैं। जिस एरिया में आप जिस टैक्स ड्यूरेशन एरिया में आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना टेंजिबल एसेट है, सारे टैक्स जुरिडिक्शन में अपने को वो भी बताना है। एंड सारे वो एंटिटी को कि कौन से टैक्स जुरिडिक्शन में कौन सी एंटिटी परफॉर्म कर रही है एंड उनका क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या
क्या क्या काम कर रही है वो सभी बताना है, इन शॉर्ट पूरा डिटेल्स बताना है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे XYZ लिमिटेड है, एक इंडिया में है एक US में है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे PQR है। तो यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है सपोज़ ये आपका कहाँ पे है, लंदन में है, इंग्लैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ इंग्लैंड में है, तो यहाँ पे ये रेसिडेंट है इंग्लैंड का, तो यहाँ पे इंग्लैंड में वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग सबमिट करेगा। उसमें वो बताएगा कि हमारी जो टोटल इनकम है XYZ की, ABC की, PQR की, तीनों की बताएगा। ABC का इंडिया में कितना टोटल इनकम है, कितना रेवेन्यू है, कितना टैक्स पे कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट कैपिटल एक्यूमुलेटेड अर्निंग है। फिर वो XYZ इंडिया में कौन से बिजनेस में कौन से एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करना है वो बताना है। एंड देन सिमिलरली विद दैट US वाला थिंग, उसको भी वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स पेड एंड एक्रूड, एम्प्लॉयमेंट पर्पस वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टैक्स रिडक्शन में जो जो चीज़ें हो रही हैं, जितना हो रहा है वो सब आपको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करना है। आपको याद होगा अपन पढ़े हैं DTEE में, अपन पढ़े थे कि अपन एग्रीमेंट में एंटर होते हैं डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए अपन एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो अगर अपन सपोज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग होता नहीं, तो यहाँ पे वो अदर कंट्री को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता, ठीक है। उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे कंट्री बाय मतलब ताकि सारे कंट्रीज़ के पास जैसे जहाँ पे भी बिजनेस हो रहा है उसके पास उनका इन्फॉर्मेशन रहे, देयरफॉर यहाँ पे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर फाइल के बारे में बता रहा है कि मास्टर फाइल में जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं उनका नेचर ऑफ ग्लोबल बिजनेस क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है, ग्लोबल एलोकेशन ऑफ इनकम के बेसिकली ये सब बताना है। और मतलब एक ओवरव्यू बताएगा, ठीक है, मास्टर फाइल। तो ये स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू ऑल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस बताएगा। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हो गया है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे उसके ऊपर। एंड स्पेसिफिक रेफरेंस टू मटेरियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द लोकल टैक्स पेयर, लोकल फाइल में जो उस कंट्री में क्या मटेरियल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस एंटर हो रहे हैं बेसिकली वो आएंगे। मास्टर फाइल में स्टैंडर्डाइज रहेगा एंड कंट्री बाय कंट्री में जितने भी टैक्स जुरिडिक्शन में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स रहेगा। आप एक बार गूगल में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का फॉर्मेट डाल सकते हैं, तो बेसिकली उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि मतलब बेसिकली सबसे पहले वो आपको टैक्स रिडक्शन पूछेगा, आपको लिखना है। एंड देन वहाँ पे आपके पहले फर्स्ट पार्ट में आपको ओवरव्यू डिटेल्स बताएगा कितना आपको जो रेवेन्यू हो रहा है। अब उस रेवेन्यू में भी 3 कॉलम्स रह सकते हैं कि कितने आपके एसोसिएट एंटरप्राइज आप ट्रांजेक्शन के तो उसका कितना रेवेन्यू हो रहा है, अनरेटेड पर्सन से आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हो तो कितना हो रहा है, और 10 ऐसे करके बहुत सारी कॉलम्स रहते हैं उसको आपको फिल करना रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन नंबर 286 में आ जाओ। पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या केस हो रहा है यहाँ पे। रुको, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है, उसकी ब्रांच ऑफिस सपोज़ X है, Y है और Z है। एक है US में, एक है इंग्लैंड में और एक है कहीं भी आप मान लो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये XYZ पेरेंट कंपनी है, ये है रेसिडेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे जो XYZ लिमिटेड है, ठीक है, द पेरेंट एंटिटी ऑफ कोई भी इंटरनेशनल ग्रुप में जो पेरेंट एंटिटी है वो अगर रेसिडेंट इन इंडिया है तो उनको फर्निश करना है रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप टू द, मतलब उनको पूरे ग्रुप का रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है, देखो XYZ लिमिटेड यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट कंपनी है, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो वो क्या करेगी पूरे ग्रुप का रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, ठीक है। और वो कभी सबमिट करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द सेड रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर फॉर विच द रिपोर्ट इज बीन फर्निश इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर विद इन 12 मंथ। ये जो पेरेंट कंपनी है जो कि रेसिडेंट इन इंडिया पूरे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को। बट यहाँ पे बोल रहा है जो टोटल ग्रुप रेवेन्यू एज रिफ्लेक्टेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर शुड बी ₹5500 करोड़ और मोर। तो ये रहा, देखो, रिपोर्टिंग प्रोविजंस अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इफ द टोटल कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू रिफ्लेक्टेड हमारा होगा इतना करोड़ से ज़्यादा अगर है तो ही अपने को विद इन 12 मंथ्स क्या करना है, पूरे ग्रुप रिपोर्ट का अपने को सबमिट करना है। कौन करेगा, पेरेंट कंपनी जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है। बट सपोज हमारी जो कंपनी है वो रेसिडेंट इन, पेरेंट कंपनी उसकी रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, मतलब कि सपोज
XYZ लिमिटेड जो है वो कहाँ की है, वो है हमारी जो रेसिडेंट है इन US। इसका एक X है, Y है, Z है, तो ये हमारी कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज़ होंगी। इसमें से ये वाली जो कंट्री है वो आपका अगेन ऑस्ट्रेलिया में है, Y कंपनी आपका इंग्लैंड में है, एंड Z आपका यहाँ पे क्या है, इंडिया में है। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है कौन है, Z है ना। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एंटिटी जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है उसको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करना है। तो जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है वो फाइल करेगी रिपोर्ट अगर कोई भी अरेंजमेंट, सपोज हमारा जो यूके में जो हमारी कंपनी थी, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो XYZ हमारी जो US में थी उसको सपोज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग नहीं सबमिट करना है उस कंट्री के लॉ के हिसाब से, तो अब यहाँ पे इंडिया में हमारे कौन भरेगा, कंस्टिट्यूएंट एंटिटी Z भर देगा, ठीक है। एंड उसको विद इन 2 मंथ्स, मतलब प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट विद एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर उसको बताना है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट को कि ऐसा ऐसा केस है, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट होगा वो फर्निश्ड होगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फॉर्मेट में। देखो ये रहा यहाँ पे, इन विच इट इज़ नॉट ऑब्लिक टू फाइल रिपोर्ट ऑफ द नेचर। अगर US को यहाँ पे दे आर नॉट ऑब्लिक, उनको ऊपर ये लॉ ही नहीं है कि उनको ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करना, तो वो नहीं करेंगे। विद विच इंडिया डज नॉट हैव एनी अरेंजमेंट, या फिर इंडिया का कोई अरेंजमेंट नहीं है, मतलब इंडिया और US के बीच में टाइप नहीं है कि उन लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, तो इस केस में हमारी जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है जो इंडिया में है वो फाइल करेगी। या फिर सिस्टमेटिक फेलियर हो गया है, मतलब उन्होंने सबमिट किया बट हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी फेलियर हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे हमारी जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है वो फाइल करेगी विद, ठीक है। और पीरियड ऑफ सबमिशन हमारा वुड बी 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच सिस्टमेटिक फेलियर। अगर हमारा फेलियर हो गया तो विद इन मतलब 25 जुलाई को अगर हमारा सिस्टम फेल हुआ है उसके एंड में चले जाओ 31 जुलाई, उसके 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट फाइल करना है। फिर है नॉमिनेशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट एंटिटी। सपोज बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है हमारे इंडिया में ही, ठीक है, मतलब एक XYZ है और इसी की 3 ब्रांच XYZ ही हमारी तीनों इंडिया में है, तो अभी बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी हो गई, तो इस केस में हम लोग नॉमिनेट करेंगे कोई एक को, एंड दैट वन कंस्टिट्यूएंट एंटिटी फर्निश करेगा रिपोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट होल ग्रुप, ओके। और यहाँ पे देखो ये वो 30 डेज़ वाला जो हमने पहले पढ़ा था कि वो यहाँ पे जो DGIT है वो भी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करवा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसको भी अपने को विद इन 30 डेज सबमिट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे पेनल्टीज़ हैं अगर अपनी रिपोर्ट फर्निश नहीं की विद बाय एनी रिपोर्टिंग एंटिटी। तो अगर 1 महीने से डिले हो रहा है, 1 महीने से कम डिले हो रहा है, 5,000 पर डे हमारा पेनल्टी लगेगा। 1 महीना हो चुका है डिले हुए तो अपना 15,000 पर डे लग जाएगा फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 1 मंथ। तो सपोज अगर आपका 35 डेज़ है और हमारा जो मंथ है वो 31 डेज़ का है, तो 31 डेज तक तो हमारा 5,000 लगेगा, एंड रेस्ट 4 दिन के लिए हमारा 15,000 लगेगा ईच, ठीक है। उसके बाद बोला कंटिन्यू डिफेल इवन आफ्टर सर्विस ऑफ ऑर्डर लेविंग पेनल्टी एदर अंडर A और B, मतलब ये वाला भी हो गया, उसके बाद भी हमारा डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो ये 50,000 पर डे लग जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। हमने ऑर्डर देखो ये दोनों हो गया, फिर यहाँ से ऑर्डर चला गया, डिपार्टमेंट से ऑर्डर चला गया कि तुम इन्फॉर्मेशन दो, ये ऑर्डर के बाद भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, तो इस ऑर्डर के डेट से आपका 50,000 पर डे लगता रहेगा फाइन। पेनल्टी फॉर फेलियर टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, तो अपना ये 30 डेज़ वाला ही है। तो अगर अपन नहीं ये और या फिर कंटिन्यू यहाँ पे अगर अपन फेलियर टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन तो 5,000 पर डे लगेगा फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑन विच द पीरियड फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्स एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो 50,000 पर डे लगेगा, क्लियर है। एंड यहाँ पे अगर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा जो पेनल्टी होगा 5 लाख का होगा। अगर एंटिटी मतलब एंटिटी जानता था कि उसने इन्फॉर्मेशन गलत भर को उसको इनएक्यूरेसी के बारे में पता था एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिपोर्ट, एंटिटी डिस्कवर द इनएक्यूरेसी आफ्टर द रिपोर्ट इज फर्निश एंड फेल्स टू इन्फॉर्म द प्रेस्क्राइब, मतलब ठीक है, फर्स्ट केस में है कि उसको इन्फॉर्मेशन उसको पता था इनएक्यूरेट एंड देन स्टिल अब फिर वो पब्लिश का इन्फॉर्मेशन, या उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने के टाइम पता नहीं था बट बाद में पता चला वो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, या एंटिटी फर्निश इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट टू नोटिस ऑफ प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, तो इस केसेस में आपका जो हमारा फाइन है वो 5 लाख का लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर प्रेजेंट फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, सेक्शन नंबर 92(2)A में सबसे पहले स्पेसिफाइड, मैंने पहले आपको बता दिया 3 टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, सेकंड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, दोनों हमने साथ में पढ़ लिया था, एंड यहाँ पे थर्ड हमारा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होता है, तो उस केस में भी ट्रांसफर प्रेजेंट एप्लीकेबल हो सकता है। क्या क्या केस होगा अपना यहाँ पे बोला कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका एग्रीगेट वैल्यू प्रीवियस ईयर में इज़ मोर देन 20 करोड़। देखो यहाँ पे दिया थर्ड पॉइंट देखो,
Above mentioned transaction shall not be treated as specified domestic transaction in case aggregate of such transaction does not exceed 20 करोड़। मतलब अगर जो ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है अगर वो 20 करोड़ से ज़्यादा है तो ये आपका यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मानेगा। उसके साथ साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि हमारा इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अंडरटेकिंग और यूनिट, मतलब अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ATIA में आ रहा है, ATIA that is inter transfer between eligible business and other business where transfer does not correspond to the market value, या कोई भी ट्रांजेक्शन एलिजिबल बिजनेस है सेक्शन नंबर ATIA 10 आ रहा है चैप्टर यहाँ पे ये सब में आ रहा है, या कोई भी कनेक्शन है आपका 115 BAB में आ रहा है एंड जिसमें कंपनी का क्लोज कनेक्शन है, तो इस केस में हमारा या अदर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो ये आप क्या हो जाएगा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और ये जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है इसमें जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग के अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सब एज इट इज़ लग जाएगा। मतलब आप इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हैं उसी मेथड से, TPO का रेफरेंस दे सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना रहेगा, ये सब करना रहेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो याद रखना है वो आपका 20 लाख से 20 करोड़ से, ठीक है, 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ सेफ हार्बर रूल हमारा जैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सेक्शन नंबर 93 है आई गेस नेक्स्ट, हाँ, ट्रांसफर टू इनकम टू नॉन रेसिडेंट सेक्शन नंबर 93। एंड यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज़, मतलब ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन तो बाद में ही कोई पढ़ेंगे। यहाँ पे 94A इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नॉन जुडिक्शनल वाले के ऊपर है। इंपॉर्टेंट बोलने से सेक्शन नंबर 94A दैट इज़ नोटिफाइड जुडिक्शनल एरिया में कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहता है, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी अवॉइडेंस मेजर इज़ टू डिस्करेज एसएससी फ्रॉम एंट्री इनटू ट्रांजेक्शन विद पर्सन जो कि लोकेटेड उस कंट्रीज़ में या उस टेरिटरीज में जिनके पास इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड बोल के जो स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक वगैरह वो सब जो है वो उसमें उनके में ये इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज़्म नहीं है, मतलब बीच में मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उस केस में अपने को ये बताया गया कि सेक्शन नंबर 94A में कि जो भी पार्टीज़ होंगे उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे, ठीक है। जो भी पार्टीज़ होंगे जिनके बीच में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। और जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे चाहे वो नेचर ऑफ परचेज, सेल, लीज, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लैंडिंग या बोरिंग मनी, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम मान लेंगे कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोविज़न है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे एप्लीकेबल हो जाएंगे। TDS जो रेट है वो 30% के हिसाब से हमारा TDS रेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एसएससी को कुछ भी मिलेगा NGA से, दैट इज़ नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया से, तो यहाँ पे जो भी सोर्स होगा उस फंड का उसको एक्सप्लेनेशन हमको मतलब किसी के लिए एसएससी को एविडेंस प्रोवाइड करना है कि जो भी फंड मिला है उसका सोर्स कहाँ से है। इफ़ एसएससी डजंट ऑफर एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो जो सम होगा उसको अपन क्या मान लेंगे कि वो एसएससी का इनकम है। उसके बाद जो भी जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, ये सब है कॉमन प्रोविज़न। बेसिकली अपने को तो ये मानना है कि सारे जो पार्टीज़ होंगे वो एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है। TDS 30% के हिसाब से कटेगा। एंड यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड को प्रूफ करने का बर्डन किसके पास रहेगा, एसएससी के पास रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू कंपनी XYZ जो कि NGA में दैट इज़ नोटिफाइड जुरिडिक्शनल एरिया में लोकेटेड है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹40 लाख इन अक्टूबर 2019। वो चार्ज कर रहा है 42 लाख फॉर सिमिलर सर्विसेज जो कि रेंडर्ड हो रहा है PQR को जो कि NGA में नहीं है। नाउ PQR इज़ नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ A, मतलब एक रिलेटेड बता दिया एक अनरिलेटेड बता दिया है। डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 94A रेड विद सेक्शन नंबर 92C क्या था हमारा आर्म लेंथ प्राइस था, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस जो भी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसके बीच में हमको टैक्स इम्प्लीकेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि किसकी जो XYZ है वो NGA में, देखो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इनके बीच में 42 लाख का यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन 40 लाख का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको मान लेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे जो कंपनी XYZ है वो अपन उसको मान लेंगे कि वो एसोसिएट एंटरप्राइज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आर्म लेंथ प्राइस अपन 92C के हिसाब से देखेंगे तो जो अनरिलेटेड पर्सन है उसके साथ वही सेम ट्रांजेक्शन हुआ है 42 लाख में, तो यहाँ पे एज पर कप मेथड एज कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस के हिसाब से हम जो आर्म लेंथ प्राइस ले लेंगे वो 42 लाख ले लेंगे। एंड क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस हमारा मोर देन द ट्रांसफर प्राइस है तो हमारा जो आर्म लेंथ प्राइस है वो 42 लाख हो जाएगा और जो इनका टैक्स होगा वो इंक्रीज़
हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द बेनिफिट ऑफ परमिसिबल वेरिएशंस बिटवीन द ऑनलाइन प्राइस एंड ट्रांसफर प्राइस इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर इनटू एन एंटिटी इन NJA, ठीक है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसको मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑफ ₹5 लाख ड्यूरिंग मार्च फ्रॉम अ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 1047. He incurred expenditure amounting to ₹10,000 for earning such income. Assuming Mr. X is a resident of a NJA, discuss tax implication under section number 94A, 115A and 194L. तो बेसिकली इसमें ये TDS रेट दिखेगा। देखो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाँ, यहाँ पे जो अपने को रिसीव हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में, तो उसमें अपने को 5 रेट के हिसाब से नॉन रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि उसमें अपने को 5% के हिसाब से हमारा क्या लगेगा, हमको टैक्स पे करना है। एंड 194LB के हिसाब से अगर हमको TDS डिडक्ट करना है तो वो भी हम 5% के हिसाब से करेंगे। बट यहाँ पे ये जो पर्सन है वो NJA का है, एंड NJA में हमको बताया कि हमको TDS रेट जो है वो एट द रेट जो भी इन फोर्स होगा या फिर जो रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट होगा या फिर जो 30% है वो होगा। तो इस केस में हमारा जो भी TDS कटेगा वो 30% पे कटेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%, उस हिसाब से हमारा जो TDS है वो कटेगा, ठीक है। उसके बाद है ये लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 94B। इसका भी अपन पहले फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अपने को एक समरी दिया है, यहाँ पे अपने को देना है इज़ द बोरोवर एन इंडियन कंपनी और अ PE ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इस केस में अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 94 वुड नॉट अप्लाई। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ बोरोइंग की बात कर रहा है और ये जो बोरोवर होगा वो इंडियन कंपनी होना चाहिए या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी का जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है, ठीक है, एंड इज़ द बोरोवर अ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, यस, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो भी बोरोवर है, ठीक है, यहाँ पे एक बोरोवर होना चाहिए जो कि इंडियन कंपनी या PE और फिर फॉरेन कंपनी होना चाहिए, बट वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर नहीं है तो क्या है, जो इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज एक्सीड 1 करोड़, अगर नो तो अगेन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यस तो एक्सेस इंटरेस्ट हमारा अलाउड विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, ओके। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो बोरोवर है वो इंडियन कंपनी या फिर PE और फिर फॉरेन कंपनी होना चाहिए, बट वो हमारा बोरोवर ऑफ बैंक या इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए। और जो भी इंटरेस्ट पे करेगा, किसको पे करेगा, जो एसोसिएट एंटरप्राइज जो कि नॉन रेसिडेंट है वो एक्सीड होना चाहिए 1 करोड़ में। अगर वो एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ में तो यहाँ पे जो अपना एक्सेस इंटरेस्ट है वो अपने को एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्सेस इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट पे जितना इंटरेस्ट वो पे किया है या फिर जो भी पेबल है इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ EBITDA or interest payable to associate enterprises for that previous year whichever is lower, okay। तो इसका यहाँ पे इसका मतलब क्या बता रहा है, एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने को 2 चीज़ देखना है, जो भी हम इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं एसोसिएट एंटरप्राइज को वो, या फिर जितना भी इंटरेस्ट अपने को पे करना है उसमें से 30% ऑफ EBITDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है। जितना मतलब आपके मन में 2 चीज़ आना चाहिए, विच एवर इज़ लोअर लेना है, जो भी एक्सेस इंटरेस्ट है विच एवर इज़ लोअर ऑफ व्हाट, 1 है जितना इंटरेस्ट अपन एसोसिएट एंटरप्राइज को पे कर देंगे दैट, सेकंड है हमारा टोटल इंटरेस्ट में से 30% ऑफ EBITDA माइनस कर लेंगे, जो हमारा लोअर होगा उतना एक्सेस इंटरेस्ट हो जाएगा, वो हमको अलाउ नहीं होगा एज डिडक्शन। एंड डिसअलाउड इंटरेस्ट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर फॉर डिडक्शन अगेंस्ट PGBP इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल के लिए फॉर PGBP पर्पज़ के लिए। इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं ट्रांसफर प्राइसिंग का ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ताकि अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई और क्वेश्चन रेफर कर रहे हैं, आपको खुद से करना है तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो होने वाला है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू हैवंट लाइक शेयर, if you haven't liked the video, please like it if you like it obviously, and please subscribe to my channel and hit the notification bell. Thank you so much, and we are very close to 2000 subscribers. Hope so we get 2000 subscribers before our examinations. Okay, so thank you, bye bye.